वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो के साथ। हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही अनसर्टेन काम है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में जो प्राइसेस हैं वो लगातार फ्लक्चुएट करती रहती हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब आप देखते हैं किसी मार्केट में जाते हैं तो आप जो सब्जी लेने जाते हैं या जो गेहूं खरीदते हैं उनके कीमतों में कुछ ही समय में बहुत ही लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या ये सोसाइटी के लिए, क्या ये लोगों के लिए, क्या ये किसानों के लिए फायदे का सौदा है? इसके बनस्पत अगर आप देखोगे कि जो अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की तो उनकी कीमतों में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, हालांकि उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं अगर आप लॉन्ग पीरियड में देखोगे। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ये जो उतार चढ़ाव है बहुत तेजी से होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं और लगातार होते हैं। तो इसकी वजह से जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक हमने कराया था पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, यानी कि हमने उसमें बताया था गुड न्यूज ऑफ फार्मिंग बिकम बैड न्यूज फॉर फार्मर। यानी कि अगर मान लीजिए किसान जो खेती है, जो फसल है, वो क्रॉप है, वो खराब हो गई तो कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन किसान का उत्पादन कम होगा इसलिए वो लाभ नहीं उठा पाएगा। और अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, बहुत ज्यादा वस्तुएं बनती हैं, तो इससे क्या होगा कि जो उत्पादन है वो बहुत ऊंचा होगा। उत्पादन ऊंचा होने की वजह से जो डिमांड है, क्योंकि आपको पता होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि कीमतें गिर जाएंगी तो एक्चुअल में किसानों को इसका बहुत फायदा भी नहीं मिलेगा। तो इसी फ्लक्चुएशन के लिए एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट यूज करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस वीडियो में। तो फिलहाल आपको यह समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्राइस फ्लक्चुएशन इसलिए आता है क्योंकि जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। इसका मतलब जब कीमतें बढ़ती हैं तो कीमत बढ़ने से जो सप्लाई है उसको एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत एक साथ बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों डिमांड भी इनइलास्टिक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा वस्तु आ गई मार्केट में तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा तो उतना ही जितना वो खरीदता था, जिसकी वजह से जो आप कह सकते हो कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। तो बच्चों इसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा असर पड़ता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे वो क्लाइमेट का पड़ता है। तो इन तीन वजह से जो एग्रीकल्चर में जो प्राइसेस हैं वो लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये उतार चढ़ाव अच्छा या खराब है? तो देखिए किसी भी दृष्टि से, किसी भी सोसाइटी की दृष्टि से ये अच्छा नहीं रहेगा। इसके कुछ कंसिक्वेंस है, कुछ परिणाम है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला राइज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। देखिए अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज कीजिए बढ़ जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो गरीब व्यक्ति है, क्योंकि उसको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दालें चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक जरूरतें हमारी है, फूड तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली जो गरीब व्यक्ति है उस पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। हालांकि असर तो सभी पे पड़ेगा, मध्यम वर्ग पे भी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो उस तबके को पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं भारत में ऑलरेडी काफी बड़ी संख्या, लगभग 23% के आसपास में जनसंख्या अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करती है। तो इन सब पे इसका बुरा असर पड़ेगा। उनको जो फूड सप्लीमेंट चाहिए या जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पाएगी, ठीक है, तो इसका बुरा असर उनके जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि जो जीवन को निर्वाह करने की जो लागत है वो ऊंची हो जाएगी, ठीक है। इस सब का असर ये होगा। साथ ही साथ देखिए जो कॉस्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनपुट की वो बढ़ेगी, यानी कि जो जैसे देखिए एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके का रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मान लीजिए गेहूं इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जाता है, चावल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जाता है, कॉटन इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है, गन्ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाता है। बहुत सारी इनपुट ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही लेता है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब कीमतें लगातार ऊंची और नीचे जाएंगी, तो इसका असर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी पड़ेगा, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अब मान लीजिए कीमतें अगर बहुत ऊंची हो जाती हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी इस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए आउटपुट ही नहीं हुआ, आउटपुट ना होने की वजह से भी कीमत ज्यादा हो सकती है,
ठीक है। आउटपुट ना होने की वजह से कीमत ज्यादा हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो जितना रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को उतना रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं। ये सारे के सारे जो इम्पैक्ट है वो पड़ेंगे। इसके अलावा बच्चों इन्फ्लेशन का प्रेशर रहेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का प्रेशर कैसे रहता है, इन्फ्लेशन का कैसे रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया, अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेंगी, तो जो लेबर है वो भी ज़्यादा कीमतें मांगेगा। जब लेबर ज़्यादा कीमतें मांगेगा तो एक तरीके का चक्र बन जाएगा, ऊंची कीमतों का चक्र। तो ये सब के सब कंसिक्वेंट हैं जो कि प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से सामने, इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, क्योंकि कीमत बढ़ने का जो ज़्यादातर फायदा है वो अमीर किसान तो ले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं इंडिया में जिनको इसका फायदा नहीं मिलता। तो बच्चे ये सब आपको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब सारे के सारे जो कंसिक्वेंस हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए, अगर मान लीजिए जो कीमतें हैं वो घट जाती हैं, एग्रीकल्चर जो किसान है उसको उसकी कॉस्ट वसूल नहीं होती, तो डेफिनेटली उसके मन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रति मोटिवेशन की कमी आएगी। तो ये भी स्थिति हमें समझनी पड़ेगी। तो बच्चों भारत में आज भी बहुत बड़ी मात्रा में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, जिसके और लैंडलेस फार्मर है, जिसके पास में, जिसको गवर्नमेंट के सपोर्ट की सख्त जरूरत है। देखिए तो गवर्नमेंट, हालांकि देखिए अगर आप इस तरीके से समझें तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये जो प्राइस फिक्सेशन है, इसका बहुत ही बुरा असर एग्रीकल्चर आप कह सकते हो प्रोडक्ट पे पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको डेटा के थ्रू आपको साथ बताना चाहूँगा, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की गई है। देखिए सिंस 1950-51 जो एग्रीकल्चर का जो प्राइस है उसमें लगातार ही उतार चढ़ाव होते रहे। अगर हम बेस ईयर माने 2050-51 को, ठीक है, तो 50-51 में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था एग्रीकल्चर कमोडिटी का वो 110 था, जो कि 1955-56 में घटकर 88 रह गया, ठीक है। तो इससे आपको पता, हालांकि ये 2060-61 में फिर से 123.8 रह गया। तो ये जो बेस ईयर है वो 52-53 है, ठीक है, 52-53 इज द बेस ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें ये समझना है कि इससे देखिए कितनी कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अब अपने अगर 81-82 को बेस ईयर मान लिया, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 82-83 में जो कमोडिटी जो इंडेक्स था वो 107.3 था, ठीक है, और 1982-83 में ये 271 हो गया। इन 1973 सॉरी ये गलत बोला मैंने, दोबारा से बोल देता हूँ, 107.3 था 82-83 में, जो कि बढ़कर हो गया 271 यानी कि 271.2 1993-94 में। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम देखें डिफरेंट कीमतों के बारे में, तो आप एक बार पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा। तो इससे हमें पता चलता है, देखिए बेसिकली ये डेटा दिए हुए हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि कीमतों में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कीमतों में लगातार उतार और चढ़ाव आते रहे हैं। जो अगर हम बात करें इन 2013-14 तो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट वाज 6.11%, बट एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स रिमेन ओवर 9.87%। तो बच्चे देखिए इस सब का इंपैक्ट क्या होगा, इस सब का इंपैक्ट ये होगा कि देश में अस्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि फूड ग्रेन पर बहुत बड़ी मात्रा में किसान निर्भर है, बहुत बड़ी मात्रा में उपभोक्ता निर्भर है। बच्चों अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए गवर्नमेंट ने इन सबके लिए एक पॉलिसी चलाती है जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। एग्रीकल्चर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी का मतलब है कि जो कीमतें हैं, कृषि की जो कीमतें हैं, जो खाद्यान्नों की कीमतें हैं, उनमें होने वाले उतार चढ़ाव को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। सरकार द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है जिससे कि उपभोक्ता को भी फायदा हो और प्रोड्यूसर को भी फायदा हो, यानी किसानों को भी फायदा पहुंचे और आप कह सकते हो जो कंज्यूमर है, क्योंकि अल्टीमेटली तो कंज्यूमर है। अब देखिए बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास खाना भी उपलब्ध नहीं है, तो इन सबको भी तो खाना प्रोवाइड कराना है, इन सब के लिए भी तो भोजन की जरूरत करनी है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है आपकी स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर थ्रू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर जो प्रोड्यूसर है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हालांकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे बच्चों, उसमें हम आपको काफी डिटेल में बता देंगे। इससे क्या होगा, जो रिस्क है यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन होने का रिस्क, कम प्रोडक्शन होने का रिस्क, ये सब फार्मर इससे प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा टू अटेन द डिजायर आउटपुट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, देखिए हो सकता है कि आपको पल्सेस की जरूरत हो, लेकिन पल्सेस का उत्पादन किसान नहीं करना चाह रहा है, तो इस एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के थ्रू आप किसानों को मोटिवेट करते हो कि आप वो पल्सेस का प्रोडक्शन करें बाकी की चीजों के जगह पे, ठीक है। तो इसके अलावा टू इंड्यूस द इंक्रीज इन एग्रीगेट एग्रीकल्चर आउटपुट थ्रू लार्ज इनपुट यूज एंड अडॉप्शन ऑफ हाई HYV शीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा टू इंड्यूस फार्मर टू प्रोड्यूस फॉर द मार्केट, इसके अलावा मार्केट के लिए वो प्रोडक्शन करें। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सेसिव राइज इन द प्राइस, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है कि जो लो इनकम ग्रुप के व्यक्ति हैं
उनको कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से प्रोटेक्टेड किया जा सके। तो बच्चों कई तरीके की पॉलिसी हैं जिनको गवर्नमेंट यूज करती है। तो सबसे पहले हम आपको इसको कैटेगराइज करें तो ये देखिए, ये हमने 3 पॉलिसी बताई है जो प्रोड्यूसर के लिए बनाई जाती है, और यहाँ पे जो 3 पॉलिसी है ये कंज्यूमर के बिहाफ पे क्या कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है ताकि कंज्यूमर के हितों की रक्षा की जा सके। तो एग्रीकल्चर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में सबसे पहला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी बोलते हैं। इसके अलावा प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस। इसके अलावा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, एमआईएस। ठीक है, इसके अलावा देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी और बफर स्टॉक है। तो बच्चों इन सब के ऊपर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये तो बच्चों हमारी पहली वीडियो है इस पूरे के पूरे टॉपिक पे, ये हम पहली वीडियो बना देते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक पे हम एक और वीडियो बनाएंगे जो नंबर 2 होगी, प्राइस सपोर्ट स्कीम और मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को जोड़कर हम एक वीडियो बना देंगे जो नंबर 3 होगी बच्चों हमारे लिए। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि नंबर 4 होगी, और फूड सिक्योरिटी और बफर स्टॉक पे हम एक वीडियो बना देंगे। तो इस तरीके से बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पे हम 5 वीडियो बनाएंगे। तो इसमें से बच्चों कुछ वीडियो प्राइवेट भी रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। और ये जो प्राइवेट वीडियो है ये आप हमारी ऐप पर ले सकते हो। हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के हिसाब से, डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से, पीजीटी के हिसाब से, नेट के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से, तो हमने काफी सारे कोर्सेज बनाए हैं। लगभग 200 से करीब हमने कोर्सेज ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, वहां पे आप कोर्स को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सभी से आप बच्चों को बहुत फायदा होगा, इस पूरे के पूरे कोर्स से आपको बहुत फायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।